नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली क्लास में हमने मूंग के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है ये उर्द के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमारी जो क्लास है, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स हम आज शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो हमारी आज की क्लास है उर्द या उड़द, क्या बोलते हैं इसको, उर्द या उड़द भी बोलते हैं इसको। और इसका बोटेनिकल ब्लैक ग्राम या फिर उर्द बीन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं उर्द या उड़द, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ग्राम या फिर उर्द बीन। क्या, ब्लैक ग्राम या फिर उर्द बीन। इसके वनस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है विग्ना मूंगो। क्या है, विग्ना मूंगो हेपर। और कुल जो है इसकी फैबेसी कुल का है। किस कुल का, उर्द जो है फैबेसी कुल का है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो जो गुणसूत्रों की संख्या है इसमें 2n बराबर 22 या फिर 24। और इसके उपयोग और महत्व की बात करें तो हमारे देश में जैसे कि उर्द का प्रयोग मुख्य रूप से खाने के लिए, दालों के लिए, मिठाइयों के लिए, नमकीन के लिए अत्यंत पौष्टिक उपयोग किया जाता है। और ये जो दाल होती है उर्द की, ये बहुत पौष्टिक होती है। इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। देखते हैं उर्द के दानों में पाए जाने वाले पोषक मानों के बारे में, या फिर उनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का क्या परसेंटेज होता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है 24% पाया जाता है। उर्द या ब्लैक ग्राम बोलते हैं इसको भी। इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है ये 24% पाया जाता है। वहीं वसा की बात करें तो वसा पाया जाता है 1.4%। कितना वसा की मात्रा पाई जाती है, वसा यानी फैट, 1.4% वसा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 59.6 पाया जाता है। और खनिज की बात करें, मिनरल्स की बात करें 3.2 पाया जाता है। वहीं रेसे या फाइबर की बात करें तो 0.9% पाया जाता है। कितना, 0.9% पाया जाता है, 0.9%। उत्पत्ति एवं इतिहास, भारत में उर्द की खेती प्राचीन काल से होती आ रही। अगर भारत की बात करें उर्द की, तो उर्द की खेती जो है वो भारत में बहुत पहले से यानी प्राचीन काल से होती चली आ रही है। एक वैज्ञानिक डी कंडोला जी 1884, कितना, 1884, एवं बेबीलोब 1926, इन दोनों के मत के अनुसार उर्द का जन्म स्थान भारत है। कहाँ पे, उर्द का जन्म स्थान भारत माना जाता है। ये डी कंडोला जी और बेबीलोब, डी कंडोला ने 1884 में बताया और बेबीलोब ने 1926 में बताया कि ये जो उर्द है, उर्द की उत्पत्ति स्थल या सबसे पहले जो उर्द को पाया गया वो भारत में पाया गया। वितरण एवं क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो देश में या विश्व में उर्द का क्या क्षेत्रफल है, तो उर्द अफ्रीका, कहाँ पे, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के अनेक देशों में उगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे क्षेत्रफल, उर्द जो है अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका व एशियन महाद्वीपों के अनेक देशों में उगाए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से उर्द उगाए जाने वाले देश हैं। विश्व में देखें, बात करें तो भारत और पाकिस्तान एक ऐसे देश हैं जहां पे उर्द की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। वहीं भारत में उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मंडलों में जैसे कि उर्द का सबसे अधिक उत्पादन लखनऊ मंडल में। कहाँ पे उर्द का सबसे ज़्यादा उत्पादन, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा लखनऊ मंडल में। इसके बाद उर्द की खेती करने वाला रुहेलखंड मंडल उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 80% क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे, जो रुहेलखंड मंडल है वो उत्तर प्रदेश का लगभग 80% उस क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश का 80% रुहेलखंड मंडल में ही उर्द का उत्पादन किया जाता है, उर्द की खेती की जाती है। और लखनऊ में, और जलवायु की बात करें कि उर्द की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु अच्छी होती है, कौन सी जलवायु में, किस प्रकार की जलवायु में हमें इसकी खेती करनी चाहिए, तो उर्द के लिए नम और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की, उर्द की खेती के लिए, उर्द की खेती के लिए बात करें तो उर्द की खेती के लिए हमें नम और गर्म मौसम की आवश्यकता हो। किस प्रकार के मौसम, नम मौसम में नमी हो और गर्म हो, तो इस प्रकार के मौसम में उर्द की खेती अच्छे से की जा सकती है। और उर्द की अधिकतर प्रजातियां प्रकाश काल के लिए संवेदनशील होती हैं। क्या, फोटो इनसेंसिटिव होती हैं।
क्या होती हैं, प्रकाश काल के लिए संवेदी होती हैं, यानी फोटो इनसेंसिटिव होती हैं, और उसमें फूल आने के लिए यह आवश्यक होता है। जब इनमें फूल आते हैं, फूल आने की अवस्था में ये प्रकाश काल या फिर फोटो इनसेंसिटिव इसमें आवश्यक होता है। उर्द की फसल के लिए 75 से 90 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उर्द की जो खेती है उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां पर 75 से 90 सेंटीमीटर, जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक होती है उन क्षेत्रों में उर्द की खेती आसानी से की जा सकती है। वहीं बात करें उर्द के पौधों के वृद्धि के लिए, तो उर्द के पौधों की वृद्धि के लिए 75 से 90 फ़ारेनहाइट, कितना, 75 से 90 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता होती है या ताप अनुकूल होता है। जो उर्द के पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए, उर्द के पौधों की वृद्धि के लिए 75 से 90 फ़ारेनहाइट, कितना, 75 से 90 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता होती है। इस टेम्परेचर पर जब ये टेम्परेचर होता है 75 से 90 फ़ारेनहाइट तो वो अच्छा माना जाता है। भूमि की बात करें, किस प्रकार की भूमि, उर्द की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि आवश्यक होती है, या किस प्रकार की भूमि जो है अच्छी मानी जाती है, किस प्रकार की भूमि में उर्द की खेती अच्छी की जा सकती है। तो उर्द की खेती प्रत्येक प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। उर्द की खेती हम हर प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मुख्यतः कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं परंतु उत्तम जल निकास वाली, कौन सी, उत्तम जल निकास वाली भूमि, इसके लिए सर्वोत्तम कम उपजाऊ भूमि में भी उर्द का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है या उगाया जा सकता है। वैसे तो उर्द की खेती हर प्रकार की भूमि में किया जा सकता है, हर प्रकार की मिट्टी में, लेकिन वहाँ पे करेंगे जहाँ पे जल निकास की मतलब जल निकास उचित हो, जल निकास अच्छे से हो, और उसके बाद जल निकास वाली भूमि हो, और कम, अगर वो भूमि जो है वो कम उपजाऊ है तो वहाँ भी सफलतापूर्वक हम उर्द की खेती कर सकते हैं, उर्द की खेती सफलतापूर्वक। वहीं खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी, उर्द की खेती के लिए सभी प्रकार की मृदाएं उपयुक्त होती हैं। क्या, उर्द की खेती के लिए हर प्रकार की मृदाएं आवश्यक होती हैं। दोमट मृदाएं, जिनमें जल निकास की सुविधाएं अच्छी होती हैं। कौन सी मृदाएं, दोमट मृदा। दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। अब दोमट मृदा में वहाँ पे उर्द की खेती कर सकते हैं जहाँ पे जल निकास अच्छा हो, उर्द की खेती के लिए उत्तम है। और खेती से पहले फसल कटने के बाद एक जुताई मिट्टी पलट वाले हल से व 2-3 जुताई देसी हल या हैरो हल से करके खेत को भुरभुरा बना लिया जाता है। खेत की तैयारी की बात करें तो उर्द की खेती के लिए जैसे हमने कोई फसल पहले उत्पादन करा किसी फसल का, तो उस फसल की कटाई के बाद एक जुताई मिट्टी पलट हल से कर देते हैं। किससे, मिट्टी पलट हल से एक जुताई कर देते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई, कितना, 2 से 3 जुताई देसी हल या फिर हैरो हल से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं, ताकि हमारी जो मिट्टी है एकदम भुरभुरी हो जाए, हमारा बीज अच्छे से उसमें हो जाए, मिल जाए। उर्द की उन्नत किस्मों की विशेषताएं, उर्द की कुछ उन्नत किस्में हैं जिनकी कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे कोई भी फसल हो, हर फसल की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनकी एक अपनी अलग कह सकते हैं अलग विशेषताएं होती हैं उनकी। तो टाइप 9 या एक उर्द की प्रजाति है टाइप 9, जिसका नाम है टाइप 9। यह किस्म जायज़, कौन से मौसम में, यह किस्म जायज़ तथा खरीफ दोनों मौसम में पूरे प्रदेश में उगाई जा सकती है। टाइप 9 किस्म जो है, ये उर्द की टाइप 9 किस्म है, ये जो है जायज़ तथा खरीफ, कौन सी, जायज़ तथा खरीफ दोनों फसलों में दोनों मौसमों में पूरे प्रदेश में उगाई जा सकती है। या खरीफ में लगभग 90 से 95 दिन में पकती है। खरीफ ऋतु में टाइप 9 जो प्रजाति है उर्द की, ये खरीफ ऋतु में 90 से 95 दिन में पकती है या पकने लगती है। जबकि गर्मियों में लगभग, जबकि जायज़ बोल लें तो जायज़ में लगभग 85 से 90 दिन में, कितना, जायज़ ऋतु में 85 से 90 दिन में टाइप 9, और उसके बाद खरीफ ऋतु में 90 से 95 दिन में ये पकना शुरू हो जाती हैं, पक जाती हैं। इसकी पैदावार 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, कितना, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है उर्द की।
और टाइप अगली जो हमारी किस्म है ये है टाइप 27। कौन सी? टाइप 27 किस्म। यह किस्म 120 से 130 दिन में पकती है। कितना? जो टाइप, अभी हमने टाइप 9 के बारे में देखा, जो टाइप 9 है ये खरीफ ऋतु में लगभग 90 से 95 दिन में तैयार होती है, खरीफ में, जायज में 80 से 85 दिन में, और इसका औसतन जो उत्पादन है ये 10 से 12 कुंटल प्राप्त होता है। और टाइप 9 जो अगली प्रजाति है, टाइप 9 की बात करें तो यह किस्म 120 से 125 दिन में पकती है। कितना? 120 से 125 दिन पकने में लगता है इसको, और इस किस्म को केवल खरीफ मौसम में ही उगाया जा सकता है। टाइप 27 जो उन्नत किस्म है, जो किस्म है उर्द की, ये खरीफ ऋतु में, खरीफ मौसम में ही उगा सकते हैं। और इसकी पैदावार की बात करें तो ये 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसतन जो इसका उत्पादन है टाइप 27 का, वो है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। बात करेंगे अगला जो है पूसा 1, या इसे सिलेक्शन 1 भी कहते हैं। पूसा 1 या फिर सिलेक्शन 1 भी इसको बोलते हैं। ये जो होता है, ये प्रजाति, यह किस्म 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कितना? 80 से 85 दिन में। पूसा 1 या सिलेक्शन 1 या 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु दोनों मौसमों में, कौन से? गर्मी ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। पूसा 1 या सिलेक्शन 1 जो प्रजाति है यह 80 से 85 दिन में तैयार होती है पककर, और ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु दोनों में उगाई जा सकती है। इसकी फलियों में 5 से 6 दाने होते हैं। कितना? पूसा 1 या सिलेक्शन 1 जो है ये 5 से 6 दिन में 5 से 6 दाने होते हैं इनमें। कितना? ये तैयार होती है पकने के लिए 80 से 85 दिन में, और इनमें जो इसकी फलियाँ जो होती है उनमें दानों की संख्या 5 से 6 होती है। कितना? 5 से 6 होती है। और इसकी पैदावार की बात करें, जो औसतन पैदावार होती है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जो इसके बीज होते हैं काले रंग के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बीज का रंग काला होता है। बोने की विधि एवं समय, उर्द को बोने की विधि, कौन सी विधि से बोया जाता है और कौन सा समय होता है, हम इसके बात करते हैं। तो बोने का समय अधिकतर मानसून के ऊपर निर्भर करता है। उर्द की जो खेती होती है लगभग, ये इसका खेती लगभग कह सकते हैं कि मानसून पे निर्भर करता है, किस प्रकार का मानसून। बसंत ऋतु की फसल फरवरी मार्च में बोते हैं। अगर हम उर्द की खेती बसंत ऋतु में करते हैं, कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में करते हैं, तो यह फरवरी मार्च में, किसमें? फरवरी मार्च में बोते हैं। खरीफ की फसल जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रारंभ होने पर बुआई करते हैं। बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में। कब? बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में। और खरीफ की फसल जून के अंतिम, खरीफ ऋतु की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह, कौन से? इधर ध्यान दें, जून से अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रारंभ होने पर, जब मानसून की शुरुआत हो जाती है, मानसून की प्रारंभ हो जाता है खरीफ ऋतु में, जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के पहले महीने में जब मानसून दस्तक देता है, मानसून की शुरुआत होती है, तभी हम इसकी बुआई करते हैं। और ये चारे के लिए भी बोई जाती है। तो चारे के लिए बोई गई फसल अधिकतर छिटकुआ विधि से बोई जाती है। अगर चारे की बात करें, वैसे तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में लगभग उर्द की खेती छिटकुआ विधि से ही करते हैं। तो चारे के लिए बात करें तो चारे के लिए बोई गई फसलें अधिकतर छिटकुआ विधि से ही बोई जाती हैं। पशुओं के चारे के पर्पज से अगर हम बो रहे हैं मूंग को, उड़द को, तो ये अधिकतर छिटकुआ विधि से ही बोई जाती है। और यह विधि त्रुटिपूर्ण है। जैसा कि जानते हैं, इस विधि में जो छिटकुआ विधि है, इस विधि में क्या है कि ये विधि में हम छिटकुआ विधि से बीज को खेत में डालते हैं तो हमारे कहीं कहीं बीज हमारे बिल्कुल पास हो जाते हैं, कहीं दूर दूर हो जाते हैं। तो ये जो विधि है कहीं ना कहीं ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, नुकसानदायक भी है। बसंत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए पंक्ति से पंक्ति का अंतर 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। व वर्षा ऋतु की फसल के लिए 45 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। कितना? एक तो छिटकुआ विधि से बोते हैं, एक लाइन विधि से। अक्सर अगर छिटकुआ विधि से हमें बोना है तो अगर चारे के लिए हमें फसल लेनी है तो हमें छिटकुआ विधि सही होता है हमारे लिए। अगर वहीं हम अगर दाने के लिए उर्द की खेती कर रहे हैं, दाने प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए हमें जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी पंक्ति में बीज की बुआई करनी चाहिए। तो बसंत ऋतु में अगर बोई जा रही है, हमने अपनी उर्द की खेती बसंत ऋतु में करनी है, कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में करनी है, तो उनमें पंक्ति से पंक्ति का अंतर जो होता है, जैसे कि ये पंक्ति हो गई, ये पंक्ति हो गई, दोनों के बीच का अंतर
25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। पंख से पंख की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर हम बसंत ऋतु में खेती कर रहे हैं तो। वहीं अगर वर्षा ऋतु की बात करें, अगर हमें वर्षा ऋतु में उड़द की खेती करनी है वर्षा ऋतु में, तो उसमें जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बुआई जो है, उड़द की बुआई जो है हमें कूड़ विधि से करना चाहिए। कूड़ यानी कि जैसे हमने खेत में जुताई कर रहे हैं हम, तो हल के पीछे बीज को गिराते जाते हैं ताकि हमारे बीज जो है लाइन टू लाइन बोए जा सके और उनकी दूरी को भी नियंत्रित किया जा सके। पौधों का अंतर 10 से 15 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर हमें वर्षा ऋतु में करनी है तो कितना होना चाहिए? पंक्ति से पंक्ति, ये मान लीजिए हमारी पंक्तियां हो गई, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 45 सेंटीमीटर अगर वर्षा ऋतु में हम खेती करते हैं। और वहीं पौधे की बात करें तो जैसे कि हमारा पौधा ये लाइन में, तो पौधे से पौधे की बीच की जो दूरी होती है उसको हमें कितना रखना चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर। कितना? 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। इससे क्या होता है? इस प्रक्रिया में हमारे जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि अच्छी होती है, पौधे अच्छी तरीके से फैलते हैं, फिर उनमें पूरी तरीके से फलियाँ आती हैं। खाद की बात करें कि कितनी खाद की आवश्यकता होती है, तो खाद जो है दाल वाली सभी अन्य फसलों के समान ही उड़द की फसल को भी अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी दालें वाली फसलें होती हैं वो सब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो दालें वाली फसलें होती हैं उनके नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। इस फसल के पौधों के अवशेष नाइट्रोजन, जो दालें वाली फसलें होती हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके जमीन में वो करती हैं, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करती हैं ये वायुमंडल से। उड़द की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु यह क्रिया को पूरा करते हैं। ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन लेते हैं ये दालें वाली फसलें, उनमें क्या होता है? उनकी जड़ों और गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो इनको वायुमंडल से नाइट्रोजन लेने में सहायता प्रदान करता है, या इसी के राइजोबियम कवक के द्वारा राइजोबियम जीवाणु के द्वारा ही ये नाइट्रोजन लेने की क्रिया को पूरा करते हैं। वहीं सिंचाई एवं जल निकास की बात करें तो कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ग्रीष्मकालीन गर्मी के मौसम में फसल के लिए 10 से 15 दिन में आवश्यकता अनुसार खेत की सिंचाई करनी चाहिए। अगर हमने उड़द की खेती करी गर्मी के मौसम में तो हमें 10 से 15 दिन बाद उनमें खेत को देख के या फिर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। खेत की सिंचाई करते हैं। और वर्षा ऋतु में फसल की बहुधा सिंचाई की आवश्यकता, जैसा कि वर्षा ऋतु में फसल को वर्षा के जल द्वारा ही पानी प्राप्त हो जाता है, जिससे उनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस मौसम में सूखा पड़ जाने पे, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ने लगता है, तो इस अवस्था में हम अलग से हमें सिंचाई करनी पड़ती है। निराई गुड़ाई एवं खरपतवार की बात करें तो फसल को बोने के 30 से 35 दिन बाद, कितना? जैसे हमने उड़द की फसल को हमने खेत में बोया तो उससे 30 से 35 दिन बाद खरपतवार बढ़ने लगते हैं, खरपतवार निकलना लगते हैं, उनकी सघनता बढ़ने लगती है। इस समय आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार निराई करना पर्याप्त होता है। कितना? जब फसल 30 से 35 दिन हो जाए, खरपतवार की सघनता बढ़ने लगे, तो इस समय हमें क्या होता है कि इनको निकालने के लिए 1 से 2 बार निराई या गुड़ाई करना चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खेत की अंतिम जुताई पर, जैसे कि निराई गुड़ाई अगर हम बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे निराई करना, गुड़ाई करना, हाथ द्वारा खरपतवार को निकालना काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लागत लगेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चेलू होगी ये विधि। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इससे बचने के लिए पहले ही, खरपतवारों को नियंत्रित करने से पहले ही, बीज को बोने के पहले ही खेत की जब अंतिम जुताई करने लगते हैं तो क्या 1 किलोग्राम फ्यूला क्लोरीन या बेसालीन 1000 लीटर पानी में घोल मिला लेते हैं। क्या? फ्यूला क्लोरीन और या फिर बेसालीन 1000 लीटर में 1 किलो ले लेते हैं, 1 किलोग्राम, और उसके बाद
उसका घोल बना लेते हैं और ज़मीन पर छिड़क देते हैं, उसके बाद जुताई कर देते हैं ताकि वो मिट्टी में आसानी से मिल सके, जो हमारे खरपतवार हैं उसी में मर जाएं। और कटाई और मड़ाई की बात करें तो फसल बोने के 90 से 120 दिन तक पककर तैयार होती हैं। जैसा कि अलग अलग मौसम में इनके जो पक के तैयार होने का टाइमिंग है थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो बेसिकली जो मुख्यतः हम देखते हैं, कटाई मड़ाई फसल बोने के 90 से 120 दिन बाद पककर तैयार हो जाती है। अगर फरवरी मार्च में बोई गई है तो अगेती उर्द की किस्म अप्रैल मई में कट जाती है। अगर हमने उर्द की खेती अब फरवरी मार्च में करी, उर्द को जो है हमने फरवरी मार्च में उसकी बुआई करी, तो उसकी कटाई जो है हमें अप्रैल या मई तक प्राप्त होती है। कब करना चाहिए? अप्रैल या मई तक उसकी कटाई करनी चाहिए। वहीं अप्रैल मई में बोई गई फसल जून जुलाई में, अप्रैल मई में जो बोई गई हैं वो जून जुलाई, कौन से महीने में? जून जुलाई में। और जो जून जुलाई में अप्रैल मई में बोने जाने वाली फसलों को जून जुलाई में कटाई करते हैं, और जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलों का सितंबर अक्टूबर में करते हैं, कट जाती हैं। कब कटाई करते हैं? सितंबर अक्टूबर में करते हैं। उपज की बात करें, कितना उपज प्राप्त होता है, तो शुद्ध फसल, अगर दाने की उपज के पर्पज से हम शुद्ध फसल की खेती कर रहे हैं, उर्द की खेती सिर्फ उर्द बो रहे हैं, तो उसमें औसतन जो उत्पादन प्राप्त होता है वो होता है 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होता है। अगर मिश्रित खेती की बात करें तो हम जैसे कि उर्द की खेती किसी और फसल में, मक्का बाजरा में जैसे मिक्स करके बोते हैं, तो वहाँ पे उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। कितना? 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। वहीं दाने और भूसे का जो अनुपात होता है उर्द का जो होता है, उर्द की फसल में दाने और भूसे का अनुपात लगभग बराबर होता है। क्या लगभग बराबर होता है। और देर से पकने वाली जातियों में 15 से 20 कुंटल तक उपज प्राप्त होती है। कुछ ऐसी जातियां होती हैं उर्द की, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनका उपज जो लेट में बोई जाती हैं। कब? लेट में। तो जिनमें उपज जो है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अब इसमें कुछ लगने वाले मुख्यतः जो कीट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उन कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे उसको देखें रोकथाम के लिए। बहुत सी दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें बहुत से दलहनी कीट इस फसल को क्षति पहुंच, जो भी बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो सारी दलहनी फसलों में लगते हैं, वही उर्द में भी लगते हैं। जो आगे हम देखते हैं, एक होता है झींगुर या भिंग डिम्प। क्या? झींगुर व भिंग डिम्पक, ये अंकुरण के समय ही भूमि में निकले हुए प्लमूर यानी अंकुर को खा जाते हैं। जब हमने बीज को बोया, जमीन में मिट्टी में बीज को डाला, तो जो हमारे प्लमूर निकलना शुरू होते हैं, प्रांकुर निकलना शुरू होते हैं, अंकुरित होना लगते हैं जब हमारे बीज, तो उसी टाइम ये हमारे बीज को खा जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए खेत में बुआई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, कितना? 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम की दर से एल्ड्रियान या हेप्टाक्लोरिन की धूल जो है 5% का बुरकाव करना चाहिए। कितना? 5%। एलिड्रान या हेप्टाक्लोर धूल का 5% बुरकाव करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। जो अगली है बिहार हेयरी कैटरपिलर और तंबाकू का कैटरपिलर तथा एफिड, जो इसके प्रमुख कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं उड़द को, वो है बिहार हेयरी कैटरपिलर और तंबाकू का कैटरपिलर तथा एफिड, इसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके आक्रमण को रोकने के लिए, इन कीटों को आक्रमण को रोकने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें थायोडान या फिर इंडोसल्फान 35 ईसी, थायोडान या फिर इंडोसल्फान 35 ईसी का 0.15% 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। क्या? थायोडान या फिर इंडोसल्फान 35 ईसी जो है, इसको 800 लीटर पानी में, कितना? 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना लेते हैं। और घोल बनाने के बाद उसको खेत में उसका छिड़काव करते हैं। और कुछ रोग लगने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। हमने कीट के बारे में देखा, अब रोगों के बारे में, जो मेजर मुख्यतः कुछ रोग लगते हैं उनके बारे में। तो उर्द की फसल को निम्नलिखित रोग क्षति पहुंचाते हैं। कुछ जैसे रोग होते हैं वो उर्द की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। पहला जो मुख्यतः होता है पत्ती के धब्बे या चिकते या पर्ण दाग। ये पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, चिकते, या फिर इसको पर्ण दाग भी कहते हैं, यानी पत्ती का दाग। यह रोग फफूंद द्वारा लगता है। ये जो पत्ती के धब्बे या चिकते होते हैं ये फफूंद द्वारा लगते हैं। और इसके लक्षण जो है, पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे, जब ये पत्ती के धब्बे या पर्ण दाग जब लगते हैं उर्द में, तो इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं।
धब्बे बनने को देख, और पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं। जो हमारी ज़मीन में धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे तो जो पत्तियां हैं हमारी, ये पत्तियां मुड़कर गिरना शुरू हो जाती हैं। बात करेंगे इसके उपचार की, तो इसको उपचार के लिए कवकनाशी, कापर कवकनाशी 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। और इस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन Z75 या फिर डाइथेन M45, क्या डाइथेन Z75 या फिर डाइथेन M45 का 0.25% का घोल बनाकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो इसमें प्रमुख लगने वाला रोग है उर्द में, यह है मोजैक। कौन सा है? मोजैक। यह रोग वायरस द्वारा लगता है। ये जो मोजैक होता है, उर्द का मोजैक होता है, ये वायरस द्वारा फैलता है। मूंग तथा उर्द में यह एक सामान्य रोग है। यह रोग जो होता है, मोजैक होता है, ये उर्द और मूंग में दोनों में लगता है। जिन पौधों पर इनका प्रभाव होता है उनमें दाने कम और छोटे बनते हैं। जब मोजैक वायरस जो होते हैं ये हमारे पौधों पे, उर्द या मूंग पे लग जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो दाने होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और कम दाने पड़ते हैं, हल्के हो जाते हैं। इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए पहला तो रोग रोधी किस्म आती है, पंत U19, 26 व 30 तथा उचित फसल चक्र। मोजैक से बचने के लिए हमें तो पहला तो रोग रोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए, या फिर हमें उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या उचित? जैसा कि हम जानते हैं फसल चक्र अपनाने से कुछ जो रोग होते हैं हमारे फसलों में, उन रोगों से जो मिट्टी द्वारा फैलते हैं, उन रोगों से बचा जा सकता है अगर फसल चक्र हम अपनाएं अच्छी तरीके से तो। और मूंग के बारे में हमने देखा, मूंग में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगती हैं, क्या तापमान होना चाहिए उनके जर्मिनेशन के लिए, और किस प्रकार की मृदा में मूंग की खेती की जा सकती है, मूंग का बोटेनिकल नेम क्या है, किस प्रकार खेत की तैयारी की जा सकती है। हमने मूंग के बारे में लगभग सब कुछ बताने का प्रयास किया है। और आई होप कि मैं आशा करता हूँ आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।